हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में बायोमोलिक्यूल का एक और नया पार्ट करेंगे। जो बच्चे आज ही मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पहले वीडियो नंबर 1 जरूर देखें, क्योंकि मैंने उसमें बायोमोलिक्यूल के बेसिक्स जैसे क्लासिफिकेशन और उनकी जितनी भी टाइप्स हैं वो मैंने डिस्कस करवा दी हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में फ्रक्टोज करेंगे, उसकी स्ट्रक्चर, ओपन कैसे है, साइक्लिक कैसे है, उसके बाद डायस्क्राइड्स करेंगे, उनकी टाइप, उनके लिंकेज किस तरीके से हैं, पॉलीस्क्राइड, उनमें कौन कौन से मोनोमर जो मोनोस्क्राइड यूनिट्स हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रक्टोज। ये जो फ्रक्टोज है, मैं इधर इसकी एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है, ये वाली, ये देखो फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर। जिस तरीके से मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ की है बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों ने इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। सबसे पहले आप ये चेक करो, ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो कार्बन नंबर 2, ये जो कार्बन नंबर 2 है ये कीटोन है, CO कीटोन है। इसका मतलब जो फ्रक्टोज है वो कीटोज है, कीटोज कीटोनिक ग्रुप है उसमें, वो कीटोज है। उसके बाद आप देखो कार्बन नंबर 3 पे H इधर है, OH। कार्बन नंबर 4 पे यहाँ OH है, फिर H। कार्बन नंबर 5 पे इधर OH है, ये H। तो कार्बन नंबर 5 मतलब लोअर एंड से जो सेकंड कार्बन है उस पे OH हमने किधर राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ, इसलिए ये इसकी डी फॉर्म है। एल फॉर्म लिखना हो तो OH इधर आएगा। ठीक, अब ये ओपन स्ट्रक्चर है, यहां लिख लो, ये क्या है, ओपन स्ट्रक्चर है, ओपन स्ट्रक्चर ऐसे लिख लो। फ्रक्टोज की ये ओपन स्ट्रक्चर ऐसे लिख लो कि ये फ्रक्टोज की ओपन स्ट्रक्चर है। नोट कर लिया हमने, ठीक है। फ्रक्टोज कीटोज है, कार्बन टोटल इसमें 1 2 3 4 5 6 है, ये कीटो हेक्सोज है। तो फ्रक्टोज क्या हुआ, कीटो हेक्सोज है। ठीक, फ्रक्टोज इज कीटो हेक्सोज। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए फ्रक्टोज ग्लूकोज के कंपैरिजन में क्या रिलेशनशिप है, तो इसको लिख लेते हैं अपने, ये एक फंक्शनल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज है। वो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड था, इसमें कीटोन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, ये चेक कर लो। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज सेम, मतलब एज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये फंक्शनल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज है। ये बात समझ में आ गई। ये कीटो हेक्सोज क्यों है, क्योंकि इसमें कीटोन है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन है तभी इसमें हेक्सोज वर्ड आया। तो 6 कार्बन मोनोसैकेराइड है ये। ठीक है, अभी मैंने जो फ्रक्टोज के बारे में बताया कि फ्रक्टोज कीटो हेक्सोज है और ये ग्लूकोज का फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इसके 2 नंबर कार्बन पे कीटोन है, बिल्कुल सही। उसके बाद कुछ और बातें। ओपन स्ट्रक्चर में जो OH ग्रुप है वो 1 2 3 4 और 5 है। ठीक है, अगर अपने इसमें ये देखें तो यहां लिखा हुआ है, इसमें 1 CO ग्रुप है एट C2 कार्बन, 5 OH ग्रुप है, 3 उसमें 2 डिग्री है, 2 उसमें 1 डिग्री है। मतलब ये वाला 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, और ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, और ये भी 2 डिग्री। तो अल्कोहल की नॉलेज भी होगी। वो सारा उसी तरीके से जैसे हमने अल्कोहल की रिएक्शंस करवा के ग्रुप्स चेक किए थे, पेंटा एसिड इसने बनाया 1 2 3 4 5, तो ये भी पेंटा एसिटेट बनाएगा क्योंकि 5 OH ग्रुप है। उसके बाद ये सारी स्ट्रेट चेन क्या है, हमने HI रेड फास्फोरस से रिएक्शन करवाई होगी, उसमें हेक्सेन बना होगा, नॉर्मल हेक्सेन स्ट्रेट चेन, इसीलिए इसकी स्ट्रेट चेन है। बिल्कुल समझ में आ गया। ओके, अब कुछ बातें और। ग्लूकोज डी फॉर्म है, ये देखो, ये फ्रक्टोज डी सीरीज को बिलोंग करता है, मतलब OH ग्रुप इस साइड है, डी सीरीज को अपने इसमें क्लासीफाई होता है। लो जी, इसकी ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर में उसी तरीके से कुछ लिमिटेशंस होंगी ग्लूकोज की। अब इसमें भी हम साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक हो गया, कैसे बनाएंगे। फ्रक्टोज का C5 का ऑक्सीजन, ये देखो यहां से ऐसे उठाया, देखते जाना, और इस पे अटैक किया, ये वाला इधर गया, समझ आ गया आपको। और ये जो H है ये देखो इस O पे जाएगा, ऐसे O पे जाएगा, समझ आ गई बात। अब इसमें जो रिंग बनेगा साइक्लिक रिंग, उसमें कितने कार्बन होंगे, 1 2 3 4, क्योंकि ये तो बाहर रह गया।
ये भी बाहर रहेगा रिंग से, और एक ऑक्सीजन होगा। ये देखो उसी तरीके से ये वाला कार्बन नंबर 2 है, ये वाला कार्बन नंबर 3 है, ये वाला कार्बन नंबर 4 है, ये वाला कार्बन नंबर 5 है, और उसके बाद अपने ये वाला कार्बन नंबर जो है ये अपने 6 लिखा उसको। ओके, यहाँ थोड़ा ठीक कर दूं तो इधर देखो ये CH2OH है, यहाँ लिख दिया मैंने CH2OH ग्रुप, ऐसे लिख दिया, ये लो, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है जिसको मैंने 18 लिखा, ठीक है, वो ऑक्सीजन इसमें ये वाला है, ये वाला 18, और ये जो ब्लू कलर का ऑक्सीजन है वो ये है, ये वाला, ध्यान रखना आपने। मतलब अगर मैं इस पे स्टार ऐसे एस्ट्रिक लगाता हूं तो मैंने इसको ऐसे एस्ट्रिक लगाया, ठीक है। अब C2C5 में ऑक्सीजन का लिंकेज है, C2C5 हेमीएस्टर बना, ठीक है, क्योंकि जो OH का मैंने ऊपर लिखा तो ये बीटा फॉर्म होगी। हाँ जी, कौन सी फॉर्म? बीटा फॉर्म होगी। अगर ये OH नीचे आ जाता तो इसकी अल्फा फॉर्म होनी थी, मैंने अभी तक इसकी बीटा फॉर्म बनाई है। ग्लूकोज में रिंग कितने मेंबर का रिंग बना? 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4, पांचवा ऑक्सीजन आ गया तो ये 5 मेंबर रिंग बना। ये फ्यूरान है, फ्यूरानोज है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर का नेम दूं, ऐसे लिखूंगा मैं, बीटा 1 तो लिख दूंगा, फिर उसके बाद D लिख दूंगा। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, ग्लूकोज एक्सपेरिमेंटली ये जो फ्रैक्टोज है ये एक्सपेरिमेंटली लीवो रोटेटरी है। क्या है? लीवो रोटेटरी है। ये फ्रैक्टोज की बात करता हूं, लीवो रोटेटरी है। लो जी, इट इज लीवो रोटेटरी, और जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करता है 92.4 डिग्री। ये देखो माइनस लगा हुआ, तभी मैंने माइनस लगाया। उसके बाद अब यहां लिखूंगा मैं फ्रक्टो, ऐसे लिखूंगा फ्रक्टो और फ्यूरानोज, फ्यूरानोज, ये लो, ये इसका नेम है इसका, ठीक है। बाकी तो देखो इसमें जो आपको पता ही है कि जो राइट हैंड साइड के ग्रुप है वो कहाँ होते हैं? वो बिलो द प्लेन होते हैं। 3 नंबर कार्बन पे H है तो यहाँ H लगा दूंगा, इधर OH ऊपर लगा दूंगा ऐसे। 4 नंबर कार्बन देख लो, OH नीचे है तो यहाँ OH लगा दूंगा ऐसे, और H मैंने इधर लगा दिया। 5 नंबर कार्बन है तो ये H ऐसे, ये देखो ये इधर मैंने OH ऐसे लगा दिया। तो चेक करो, ये वाली स्ट्रक्चर में जो C2 कार्बन है वो इसका एनोमेरिक कार्बन है। हाँ जी, कौन सा? एनोमेरिक कार्बन C2 है। इसमें C2C5 लिंकेज है, C2C5 लिंकेज है। ये देखो लिखा हुआ है कि C2 कार्बन इज एनोमेरिक, दिस C2 कार्बन इज एनोमेरिक है, ठीक है। ऐसे मैंने इसको कन्वर्ट किया इंट्रामोलिकुलर हेमीएस्टर फॉर्मेशन में। मैंने C2 को C5 से लिंक किया, ये ओपन स्ट्रक्चर थी, इस तरीके से जोड़ा, सारी वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैंने नार शो की है हेमीएस्टर फॉर्मेशन की। तो यहां पर लिखा है देयर इज अ C2C5 हेमीएस्टर फॉर्मेशन, और वो इंट्रामोलिकुलर है, रिंग बनी इसमें, ठीक है। काफी बातें मैंने सिखा दी आपको। अब सारा एक बार फिर से रिव्यू कर दूं। फिर से पहले क्या है, कीटोन, ये कीटो एक्सोज है और कीटो ग्रुप इसमें फंक्शन ग्रुप है, 6 कार्बन है, मोनोस्ट्राइड है, फंक्शनल आइसोमर ऑफ द ग्लूकोज है। दूसरे नंबर पे सुक्रोज का अगर अपने हाइड्रोलाइसिस करें तो उससे ग्लूकोज तो मिलता ही मिलता है, साथ में देखो फ्रक्टोज भी मिलता है। फ्रूट में, वेजिटेबल्स में, हनी में जो स्वीटनेस आती है वो फ्रक्टोज के कारण होती है। और फ्रक्टोज जितने भी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनमें सबसे स्वीटेस्ट होता है, इसमें भी इनकी डिग्री ऑफ स्वीटनेस होती है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ग्लूकोज जैसा ही है। ये रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों रिड्यूसिंग शुगर है? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोक्सी ग्रुप है। हाँ जी, क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन में आता है ये चेक करो आप, जहां CO है उसकी ये अल्फा पोजीशन आ गई, अल्फा पोजीशन पे ये आ गया। तो अल्फा मतलब नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं। लो ये भी समझ में आ गया। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन द ओपन चेन फ्रक्टोज आर 3। यस, ये कैसे देखें? हाँ जी, ये नहीं है कायरल, ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है। अब नोट कर लें, इसमें कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 जो हैं
उन पे हमने एस्ट्रिक ऐसे लगाया, ठीक है। उसके बाद डी सीरीज है, ये देखो इधर आ गया, लिवोरोटेटरी है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखी, उसी के कारण माइनस आया, इसको डी माइनस फ्रक्टोज बोला। C2 कार्बन इसका एनोमेरिक का मतलब ये वाला जो इस पे जिसपे अटैक किया इसने, इंट्रामोलिकुलर। बाकी इसकी मैंने रिंग स्ट्रक्चर बना के ये हावर स्ट्रक्चर बना दी, इसको पूरा ध्यान से चेक कर लो। और ये बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज है, फ्यूरान के बोला 5 मेंबर रिंग है ये, ठीक है। और C2C5 इसमें हेमिएस्टर फॉर्मेशन है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। उसके बाद CO जो है इसका C2 पे है, 5 इसके OH ग्रुप है, पेंटा एसिड बनाएगा, यहाँ लिख भी लो फॉर्म पेंटा एसिड, ऐसे लिख लो फॉर्म पेंटा एसिडेट, हाँ जी ये पेंटा एसिडेट बनाएगा। ओके, ये एक चीज और ध्यान रखो, इसमें तो बनाएगा पेंटा एसिड 1 2 3 4 5, क्या इसमें पेंटा एसिड बनाएगा? हाँ जी, 1 OH 2 OH 3 OH 4 OH 5 OH, तो इसमें भी बनाएगा। बस इतना ध्यान रखना, साइक्लिक में कीटोन ग्रुप फ्री नहीं है, ओपन में कीटोन ग्रुप फ्री है, ठीक है। तो ये हेमीएस्टर फॉर्म है, ये देखो OH लग गया ना, तो इसको हम हेमीएस्टर बोलते हैं। लो जी, अभी हमने फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से ओपन चेन और उससे साइक्लिक कैसे बनाया ये मैंने आपको समझाया। तो आप लोग एक बार वीडियो रोक के पूरा स्ट्रक्चर को ध्यान से बनाओ। एक चीज और है, मैं आपको क्वेश्चन वैसे बोल देता हूं, आप लोगों ने इसकी अल्फा फॉर्म की स्ट्रक्चर खुद बनानी है। जैसे मैंने बीटा बना दी, अल्फा फ्रक्टोज मतलब वहां पर आपने क्या करना है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरानोज लिखना है, बस उसकी अल्फा बनानी है। पहले बता दूं कैसे, ये सारी स्ट्रक्चर ऐसे उतार लो, बस ऊपर जो OH है उसको नीचे ले आओ, इस वाले को ऊपर ले आओ, इतना फर्क है। क्योंकि अल्फा वाले में OH नीचे आता है, और नीचे वाला इसलिए क्योंकि यहां से जब रिंग बनता है तो उसका OH इधर आता है, ये वाला इधर चला जाता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने काम दिया वीडियो में, और आपने ये वाली स्ट्रक्चर की अल्फा फॉर्म जरूर बनानी है, इसकी डुप्लीकेट कॉपी कर दो अल्फा फॉर्म की। तो अब हम आगे चलते हैं और कुछ और मोनोमेरिक जो मोनो सैकराइड्स है उनकी प्रॉपर्टी, जैसे एपीमर्स क्या होते हैं, बाद में शुरू करते हैं डाइस्क्राइड्स। तो वीडियो रोक के पूरा कर लो। लो जी, नेक्स्ट करते हैं हम लोग एपीमर्स। तो अब हम करते हैं कुछ और नॉलेज, जैसे और कौन कौन से मोनोस्क्राइड हो सकते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसे है। दूसरे नंबर पे एपीमर्स क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मैंने यहां पर लिखा एपीमर्स। आप लोगों को मैंने बायोमोलिक्यूल जब शुरू करवाया था तो उसमें एक बोला था कि सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर, ये वाली पूरा ध्यान से नोट करो। ये डी ग्लूकोज है क्योंकि ये वाला OH इधर आ गया, ये सारे डी सीरीज हैं, सारे के सारे डी सीरीज हैं, सब डी, ये देखो डी लिखा हुआ है, ये डी मैनोज है, ये डी गैलेक्टोज है, और ये डी ग्लूकोज है। आपने ग्लूकोज याद कर लेना एक बार, ठीक है। C1 इसका एल्डिहाइड, इसका भी सब में 6 कार्बन है, ऑल आर, जितने मैंने बनाए, लो ये सब के सब एल्डो, हाँ जी क्या लिखूं, हेक्सोज है, मतलब ग्लूकोज भी, मैनोज भी और गैलेक्टोज भी, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या है, पूरा ध्यान से नोट करो। ग्लूकोज का ये वाला C2 कार्बन है। अब देखिए ग्लूकोज और मैनोज में सिर्फ C2 के अराउंड OH ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन, इसका राइट हैंड साइड है, इसका लेफ्ट हैंड साइड है। तो मतलब ग्लूकोज और मैनोज में और किसी चीज का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि C2 कार्बन के अराउंड OH का डिफरेंस उल्टा है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, ऑपोजिट है। बाकी सारा ये देखो ये H है, ये देखो ये OH है, ये देखो ये OH है, ये वाला देखो, इसलिए इसको मैंने बोला C2 एपीमर। सबसे पहले हम ये देखेंगे एपीमर है क्या, लिखा हुआ है व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप्स, कौन से OH और H, इज डिफरेंट एट एनी कार्बन अदर देन एनोमेरिक। ग्लूकोज में C1 एनोमेरिक है, ये वाले एनोमेरिक है, ये वाले, दिस इज एनोमेरिक। एनोमेरिक कार्बन वो जो हेमिएस्टर बनाएंगे, रिंग बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये 3 है, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 और ये 6 हो गया, 5 और फर्स्ट ये आपस में वो बनाएंगे हेमिएस्टर फॉर्मेशन, चाहे ये वाला चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ठीक है। पहला कार्बन सब में एनोमेरिक है। अब इस एनोमेरिक के बिना कौन से कार्बन है, 2 3 4 5, ये तो चलो है ही नहीं।
तो 2 3 4 5 कार्बन जो है, ठीक है। वैसे 5वें को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें चेंज करोगे तो उसमें डी और एल आता है। मेनली 2 3 4 ही देखते हैं हम लोग, ठीक है। 2 3 4 देखते हैं, ठीक है। तो अगर तो 2 के अराउंड डिफरेंट आ जाए वो तो है मैनोज, समझ आ गया। और अगर ये जो 4 नंबर कार्बन है, आप देखो 4 नंबर कार्बन इसका, यहां पर OH है, इसका OH इधर है, ये देखो ये C4, ठीक है। मतलब 2 नंबर के ऑपोजिट आ जाए तो मैनोज। अगर 4 नंबर कार्बन, ये वाला जो 4 नंबर कार्बन है, इसमें देखो ये OH का OH गया, H का H गया, यहाँ 4 नंबर कार्बन के ऊपर जो 4 नंबर कार्बन है उस पर OH इधर था, यहाँ इधर आ गया, ये H इधर था, वो पर इधर चला गया, बाकी सारा सेम है, तो इसको बोलते हैं C4 एपीमर। हाँ जी, ग्लूकोज एक बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका डी मैनोज जो बनेगा वो C2 एपीमर है, क्योंकि 2 नंबर कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन उल्टे है। और जो गैलेक्टोज है, जो लैक्टोज में पढ़ेंगे अपने, उसमें C4 एपीमर है, ठीक हो गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनोज एंड गैलेक्टोज के बारे में। बाकी सब कुछ सेम है इनमें, मतलब वो ही बनाएंगे, पायरनोज 6 मेंबर रिंग, फिर C1 एनोमेरिक है, एल्डो हेक्सोज है, मैक्सिमम चीजें इनमें सेम है। बस फर्क क्या है, C2 में ये फर्क है और C4 में इसमें फर्क है। तो ये समझ आ गया आपको। लो जी, तो C1 कार्बन ग्लूकोज में है, द आइसोमर इज नोन एज एपीमर्स, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एपीमराइजेशन। और एपीमराइजेशन प्रोसेस बेसिक मीडियम में होती है। हाँ जी, किसमें होती है, बेसिक मीडियम में होती है, और उसमें ये अपने ग्रुप के कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर लेते हैं ड्यू टू रीअरेंजमेंट, लॉबरी डी ब्रियान वैन कैंस्टर अरेंजमेंट, वही एपीमराइजेशन का रीजन है उसमें, ठीक है। तो ग्लूकोज हो, मैनोज हो, ग्लैक्टोज हो, ये सब एल्डोहेक्सोज हैं, फॉर्मूला इनका सबका सेम है, लेकिन ये एपीमर है। हाँ जी, ग्लूकोज और मैनोज में C2 एपीमर आ गया, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में C4 एपीमर आ गया। अब एक बात और यहीं इसी सेक्शन में करवा दूं आपको। देखो ये ग्लैक्टोज है, फर्क क्या है ग्लैक्टोज में, बाकी सारा सेम, बस C4 पे ये 2, ये 3, ये 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये 6 नंबर, बाकी सारा ग्लूकोज है। 4 नंबर कार्बन के ऊपर OH का ग्रुप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा है, ठीक है। अब क्या, जब ग्लैक्टोज रिंग बनाएगा तो इसमें ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये ऐसे अटैक करेगा और ऐसे जाएगा, ये वाला OH इस पे इस तरीके से जाएगा, ये माइनस है, समझ आ गया, यहाँ प्लस है, रिंग बनेगी, ठीक है। अब जो इसकी रिंग बनेगी वो मैंने ये बना दी, देखो ये बना दी, आप चेक करो आराम से। ये इसका C1 है, दिस इज C1, OH ग्रुप मैंने ऊपर लिख दिया, ये लो ये बीटा है, ठीक है। ये OH इधर है, इसलिए ये D सीरीज तो बननी है। C1 और C5 में रिंग बना, इसीलिए ये कौन सा बना, हाँ जी बीटा डी ग्लैक्टो, हाँ जी क्या लिखूं, पायरानोज, हाँ जी समझ आ गया, पायरानोज। ग्लैक्टो क्यों, क्योंकि ग्लैक्टो से है। जितने भी ग्रुप हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं वो बिलो लिखने हैं, जैसे C2 के ऊपर OH है तो यहां पर ये C2 है, OH नीचे लिखूंगा, उसके बाद C3 के ऊपर H नीचे है, यहां H नीचे लिख दिया, OH ऊपर लिखा, C4 के ऊपर H इधर है वो नीचे लिखा, H C4 के ऊपर, ठीक है। एक मिनट चेंज कर दूं मैं, यहां पर C4 पे H मैंने यहां लिखना और OH इधर लिखना, ये ठीक कर लो। लो जी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे OH ऊपर आ गया, ये देखो ये पहचान है कि C4 के ऊपर अगर OH ऊपर आ जाए, OH यहाँ ऊपर आ जाए तो बस वो गैलेक्टोज है, और यहाँ OH नीचे आ जाए तो ग्लूकोज है, बस ये वाले के ऊपर, यहाँ पहचान है गैलेक्टोज की, ये इसकी पहचान हुई। बाकी तो आप देखो C5 में एक H है, ये रहा H, क्योंकि ये C5 है, ऊपर क्या लगाना अपने CH2OH, ये स्ट्रक्चर बना लो। और ध्यान रखना, जैसे मैंने इसकी बीटा फॉर्म बनाई है कि बीटा ग्लूकोज की, आप लोग यहाँ पर अल्फा डी और क्या लिखूं, गैलेक्टो और पायरानोज की स्ट्रक्चर भी बना लेना, यहां पर अलग से बना लेना। फर्क क्या है, OH को नीचे ले आना, H को ऊपर ले आना, बाकी सारे ग्रुप वैसे रखना, तो ये बन जाएगी अल्फा डी ग्लैक्टो और पायरानोज, ठीक है।
तो मैंने इस सेक्शन में आपको दो बातें समझाई। कौन सी? पहली बात समझाई एपीमर क्या होते हैं, उसके एग्जांपल, ठीक है, मैनोज और गैलेक्टोज का एग्जांपल लिया, ये सारा समझाया आपको। दूसरे नंबर पे ये मैंने बताया कि जो एपीमर्स हैं उसमें एक एनोमर के जो कार्बन है उसके बिना जो बाकी वाले उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तीसरे नंबर पे मैंने ये बताया कि गैलेक्टोज का भी हम लोग हावर स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं। सिर्फ पहचान क्या है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में अगर पहचान करना आपने, तो यहां से आपने C4 एपीमर C4 पकड़ना है और उसका OH ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज में ये OH नीचे होगा यहाँ चौथे नंबर कार्बन पे, और ये गया जो लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया वो ऊपर चला गया, तो यहां से पहचान आएगी इसकी। ठीक है, मैं एक मिनट उस वही कलर कर दूं, जैसे ये OH है उस वही कलर कर दूं ताकि आपको डिस्टिंग्विश करना इजी रहे। और ये H, ये देखो ये H नीचे आ गया और ये OH ऊपर आ गया। तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन हम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने इन ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली आगे डाइस्कैड भी बनाने हैं। तो एक बार वीडियो रोको, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन किया हमने, वीडियो रोक के स्पेशली ये और उसके साथ ऐसा दोबारा से इसकी स्ट्रक्चर बनाओ और ग्रुप डिस्टिंग्विश करो अलग अलग कलर मार्कर से, अलग पेन से। और अब हम करते हैं डाइस्क्राइड क्या होते हैं, डाइस्क्राइड करते हैं और कौन कौन से यूनिट कौन से पॉइंट पे हमने जोड़ने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डाइस्क्राइड के आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उनके रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पढ़ेंगे। यहाँ एक बार वैसे एक्स्ट्रा में नोट कर लो, ये जो जितने भी गैलेक्टोज मैनोज है ये सब रिड्यूसिंग है, सब रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये देखो एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है, तो अब हम करते हैं डाइस्क्राइड्स। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डाइस्क्राइड्स। तो अब हम शुरू करते हैं डाइस्क्राइड्स। जब मैंने स्टार्टिंग में इससे पिछले वीडियो में कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन करवाई थी, तो उससे मैंने बोला था कि डाइस्क्राइड वो हैं जिनका हाइड्रोलाइसिस करने से दो सेम या डिफरेंट मोनोस्क्राइड यूनिट मिलेंगे। तो मोनोस्क्राइड, फिर डाइस्क्राइड, फिर पॉलीस्क्राइड। तो अब हम शुरू करते हैं डाइस्क्राइड। तो एक बार नोट कर लो, डाइसैकेराइड क्या होता है, कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट दीज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स टू सेम और डिफरेंट, ये मैं धीरे धीरे जैसे आपको सारे समझाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो डाइस्क्राइड में जब हम दो मोनोस्क्राइड को जोड़ेंगे आपस में, ठीक है, तो उनके OH में से वाटर रिलीज कराएंगे और वहां पर एक ऑक्सीजन लिंकेज आएगा, उसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, देयर इज ऑक्साइड लिंकेज, जैसे COC ईथर टाइप का होता है, नॉन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन मोनोसैकेराइड जो अपने यूनिट्स हैं, बिटवीन मोनोसैकेराइड यूनिट्स, ऐसे इसको यूनिट्स लिख लो, बिटवीन मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। ठीक है, तो ये डाइस्क्राइड है, हमारे सिलेबस में 3 डाइस्क्राइड्स हैं, एक सुक्रोज है, एक माल्टोज है, एक गैलेक्टोज है। तो सबसे पहला हम शुरू करने जा रहे हैं सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। अब ये कैसे पता चला कि सुक्रोज डाइस्क्राइड है? हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया। क्या किया? हाइड्रोलाइसिस किया, यहाँ एरो पे लिख दो, हाइड्रोलाइसिस किया। ठीक है, जब उन्होंने हाइड्रोलाइसिस किया, जब एंजाइम ऐड कर दिए, तो एंजाइम ने क्या किया, इनके जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है उनको तोड़ दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया, क्योंकि वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज डिहाइड्रेशन से बनते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो यूनिट आए, C6H12O6, C6H12O6, एक में ग्लूकोज है और दूसरे में फ्रक्टोज है। अब क्वेश्चन आया ग्लूकोज कौन सा, ध्यान रखना ग्लूकोज है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, मतलब अल्फा उसका एनोमरिक कार्बन, डी उसकी फॉर्म है, प्लस ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्पेसिफिकेशन है। इसी तरीके से फ्रक्टोज का बीटा फॉर्म है, डी वो है ही माइनस, क्योंकि ये 92.4 डिग्री है, ये लीवो रोटेटरी है। तो ये दो यूनिट हमें मिले, कहने का मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ा तो ये बने, इसमें से हाइड्रोलाइज करके तोड़ा तो ये बने। ये बात समझ में आ गई। सुक्रोज के बारे में एक चीज और, सुक्रोज को हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनवर्ट शुगर। इसका रीजन ध्यान समझना, पूछते हैं कि व्हाई इट इज नोन एज इनवर्ट शुगर, ऐसा पूछते हैं, समझो ध्यान से। अब सुक्रोज की जो रोटेशन है वो प्लस है 66.5, और इसके कारण ये डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, PPL को, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ठीक है,
अब क्वेश्चन आया, जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस किया तो एक उसमें से बना ग्लूकोज प्लस वाला, एक उसमें से बना फ्रक्टोज माइनस वाला, दोनों के बराबर बराबर मोल बने, मतलब 1:1 रेशो में बना। इसको बोलते हैं अपने इक्विमोलर मिक्सचर। क्या बोलते हैं? इक्विमोलर मिक्सचर, बराबर में। अब देखिए यहां पर प्लस है 52.0, माइनस है 92.4, दोनों में से ज्यादा तो यही है ना, हायर ये हो गया। ओवरऑल अगर अपने दोनों का एक मिक्सचर बनाएं, इक्विमोलर मिक्सचर बनाएं, तो वो बना लीवोरोटेट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लस 52.5 डिग्री से बड़ा है मैग्नीट्यूड में 92.4 डिग्री, ओवरऑल ये बन गया माइनस। ठीक है, ये बात समझ आ गया। तो ये बन गया लीवो, पहले क्या था? डेक्स्ट्रो। अब जब डेक्स्ट्रो वाला हाइड्रोलाइसिस के बाद लीवो में चेंज होता है, इसको बोलते हैं इन्वर्शन। क्या बोलते हैं? इन्वर्शन। कहने का मतलब ऑन हाइड्रोलाइसिस साइन ऑफ द रोटेशन चेंज फ्रॉम प्लस डेक्स्ट्रो टू माइनस, तो ये तो इन्वर्शन हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। ये अगर आपको पूछा जाए इन्वर्ट शुगर क्यों, ये बॉक्स में जो लिखा गया ये वाले में, ये इन्वर्ट शुगर का रीजन है। मतलब पहले था डेक्स्ट्रो 66.5 प्लस का, हाइड्रोलाइसिस के बाद जो मिक्सचर बना 1:1 इक्विमोलर जो मिक्सचर बना, उसकी स्पेसिफिकेशन लीवो होगी, क्योंकि इसमें लीवो वाला ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है, साइन इसका उल्टा है। ठीक है, तो इफेक्ट तो माइनस का ही ज्यादा होना था, तो ये बन गया लीवोरोटेट्री, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? इन्वर्शन। अब जिस उसका सुक्रोज का या डाइस्क्राइड का इन्वर्शन होता है उसको बोल दिया इन्वर्ट शुगर, और जिस एंजाइम से होगा उसको बोल दिया मैंने इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज, इन्वर्शन, इन्वर्ट शुगर ये आपस में लिंक है। हाँ जी, इन्वर्टेज एक एंजाइम है, इन्वर्शन एक प्रोसेस है चेंज होना, इन्वर्ट शुगर सुक्रोज है। तो तीनों बातें ध्यान से नोट कर लो, इन्वर्टेज एक एंजाइम है, इन्वर्ट शुगर सुक्रोज है, और इन्वर्शन एक प्रोसेस है। ठीक है, तीनों अब लिख दी। अब देखिए हमारे पास एक और ये दवाई, इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखी हुई है, चेक कीजिए, इसकी स्ट्रक्चर मैंने यहां लिखी हुई है। पहले देखते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर में ये वाला C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, ये वाला C5 और ये रहा C6। OH ग्रुप नीचे है, इसलिए ये क्या होगा? अल्फा और D, फिर प्लस, फिर आ गया हाँ जी ग्लूको, और उसके बाद आ गया पायरानोज, ये आ गया क्योंकि ये नीचे है। ठीक है, अब यहां फ्रक्टोज आ गया। फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 1 ये होता है, इसका 2 है, इसका ये 3, इसका ये 4, इसका ये 5 और ये रहा 6। इसमें C2 और C5 में वो लिंकेज है जो हेमिएस्टल फॉर्मेशन का, इसका OH ऊपर है ये देखो, और ये हो गया बीटा फॉर्म, ये रहा अल्फा फॉर्म। समझ आ गया सबको? क्या लिखूंगा इसको? इसको लिखूंगा बीटा D माइनस, हाँ जी क्या लिखूं? हाँ जी फ्रक्टो और फ्यूरानोज, फ्यूरान है ना, फ्रक्टो फ्यूरानोज, बिल्कुल समझ में आ गया। तो इसके हाइड्रोलाइसिस से ये दो बने, दोनों मैंने ये बनाया एक, ये लो, ये बनाया ये वाला, और ये बनाया ये वाला। समझ आ गया? अब करते हैं काम की बात, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सी? देखिए ये तो दोनों हाइड्रोलाइसिस के बाद की यूनिट है, लेकिन अगर अपने इनको जोड़ना हो तो ठीक है, आप लोगों ने क्या करना, यहां तक एक बार ये डायग्राम बना लेना आप। ठीक है, जितना भी मैंने अभी बनाया यहां तक आपने डायग्राम ये सारा बना के, वीडियो रोक के ये सब बना लो, ये दोनों बना लो, वो अभी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसका C1 और इसका C2, ये OH और ये OH जोड़े आपस में, वाटर निकालना हमने। लो जी ध्यान से समझना, इसको हम जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ते हैं, क्योंकि इसका OH था, इसका OH था, दोनों में से वाटर निकाला। अब पानी ऐड करोगे फिर से टूट जाएगा, इनमें से पानी निकाल लोगे ये बन जाएगा, तो C1 C2 हो गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसको अपने ऐसे लिख देते हैं, ये वाला हुआ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये देखो लिखा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो C1 ऑफ ग्लूकोज है, C2 ऑफ फ्रक्टोज है। यस,
C1 ऑफ ग्लूकोज C2 ऑफ फ्रक्टोज में ये बना ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है, जो ऑक्सीजन लिंकेज है। ग्लूकोज इज अल्फा फॉर्म, नोट कीजिए। फ्रक्टोज इज बीटा फॉर्म, नोट कीजिए। सुक्रोज इसमें नॉन रिड्यूसिंग है। सुक्रोज ये है, ये वाला सुक्रोज है, वो पहले वाला नहीं था, ये दोनों मिला के सुक्रोज है। क्या है ये? सुक्रोज। अब बना सुक्रोज, ये लो, अब बना सुक्रोज, ये बना सुक्रोज। अब सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है? क्योंकि इसके और इसके जो एनोमरिक कार्बन है C1 और C2, उनके जो OH ग्रुप थे वो ग्लाइकोसाइडिक में लग चले गए, मतलब ये बन गए एस्टर फॉर्म में, फ्री नहीं है, ठीक है। बिकॉज एनोमेरिक कार्बन ऑफ बोथ मोनोमर, मतलब दोनों, यूज्ड इन द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसलिए ये हुआ नॉन रिड्यूसिंग। ध्यान रखना, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, ओके। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, ग्लूकोज रिड्यूसिंग है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है क्योंकि इसका C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपस में जुड़ गया, ओके। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अभी हमने क्या खत्म किया? हमने सुक्रोज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया है। जो बातें एग्जामिनेशन में आती हैं वो सारी हमने यहाँ पर ये सारी लिख दी। और अब हम करते हैं नेक्स्ट, एक बार ये वीडियो रोक के सारा उतार लो। अब हम करते हैं सुक्रोज के बाद एक और डाइस्क्राइड है हमारे सिलेबस में, और वो है माल्टोज, और उसको करते हैं माल्टोज को। तो ये वीडियो रोक के सारा कंप्लीट कर लो। अब शुरू करते हैं माल्टोज। तो अब हम इस पार्ट में जो सेकंड डाइस्क्राइड करने जा रहे हैं और वो है माल्टोज। काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सिंपल भी है। तो अगर अपने माल्टोज को देखें तो फॉर्मूला C12H22O11 माल्टोज का सेम फॉर्मूला है जैसा कि सुक्रोज का था। तो इसका जब हमने हाइड्रोलाइसिस करते हैं, जब माल्टेज एक एंजाइम यूज करते हैं, तो इसमें से हमें दो सिमिलर, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज सेम टाइप के, दोनों ही सेम टाइप के ग्लूकोज ही मिलते हैं इसमें। तो इसका मतलब ये एक टाइप का डाइमर बना, होमो है, मतलब सेम है ये, ठीक है। तो एक चीज और बता दूं, ये रिड्यूसिंग शुगर है, थोड़ा आगे स्ट्रक्चर से प्रूव भी करूंगा। स्टार्च का जो सोर्स है वो पोटैटो है, राइस है, मेज है, इनमें से स्टार्च मिलता है हमें, और स्टार्च से आगे माल्टोज मिलता है, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा सोर्स ऑफ स्टार्च, तो स्टार्च का सोर्स ये है, और बेसिकली यहाँ आगे लिख भी लो, द सोर्स ऑफ जो माल्टोज है वो सेम एज स्टार्च, ठीक है। एक्चुअल में स्टार्च माल्टोज से बनता है, ये मैं आगे पॉलीस्काइड में कराऊंगा। तो मतलब माल्टोज का सोर्स क्या हो गया? पोटैटो, राइस, मेज, ठीक है। सोर्स ऑफ द स्टार्च इज दिस, और सोर्स ऑफ माल्टोज सेम एज द स्टार्च, ये बात समझ गए, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस से फिर से मैं लिख दिया कि इट ऑन हाइड्रोलाइसिस बाय द माल्टेज एंजाइम गिव्स टू सिमिलर क्या, सेम ही लिख दो, अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स। ये बात आप सारी नोट कर लो एक बार। अब अपन डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है आप चेक करना, ये ग्लूकोपायरनोज की है। ग्लूकोज में C1 कार्बन एनोमेरिक है, अल्फा का मतलब OH नीचे ये अल्फा है, बाकी प्लस का मतलब ये डेक्स्ट्रो है, वो भी डेक्स्ट्रो है, और ये भी डेक्स्ट्रो ही होगा। उसके बाद ये 1 है, ये 2 है, ये 3 कार्बन, ये कार्बन नंबर 4, और ये कार्बन नंबर 5, और ये कार्बन नंबर 6। अगर लैक्टोज बनाए तो ये वाले 4 को ऊपर कर देना, यहाँ OH नीचे है, तो ये ग्लूकोज है। अगर गैलेक्टोज जो हम आगे बढ़ने वाले हैं लैक्टोज शुगर में, वहां ये वाला OH ऊपर होगा, ठीक है। ये वाला यूनिट और ये वाला यूनिट बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली आप चेक करो, सेम है। अब इनको हमने जोड़ना कैसे है? कहने का मतलब जो हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जिसका हमने ये हाइड्रोलाइसिस करके ये बनाया, तो वापिस हम इसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाएंगे। पूरे ध्यान से नोट कीजिएगा, हाँ जी बनाने वाला हूं इसका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। चलो जी नोट करो, इस यूनिट का C1 का OH, इस यूनिट के C4 का OH, ये देखो यहां से
मतलब यहां से हम लोग वाटर निकालेंगे, सही है। चलो जी, ये बन गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। चलो जी, ये बन गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ऐसा। ये मैंने जो भी बनाया ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये हुआ, ये हुआ। हाँ जी, इसको ऐसे लिख दो, ये वाला C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक, ठीक है, लिंकेज बन गया, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया C1 C4। ओके, वैसे बहुत बार इसको अल्फा लिंकेज भी बोलेंगे, आगे जाके इसका यूज आएगा अल्फा लिंकेज। अल्फा लिंकेज यू जैसा होता है, यू जैसा, इसे देखो यू जैसा बनेगा, यू, ठीक है। अब इसका जो C1 है वो तो इन्वॉल्व हो गया रिंग में, ये वाला, ये तो फ्री नहीं है। लेकिन इसका ये जो OH है ये फ्री है, अभी ये फ्री है, फ्री है, जिसके कारण अगर अपने ये देखें कि दोनों में कौन सा यूनिट रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है, ये वाला नॉन रिड्यूसिंग है, ये वाला, ठीक है। लो जी, इसके अंदर जा कहीं भी ऊपर नीचे आप लिख देना, ये वाला है नॉन रिड्यूसिंग, ठीक है, और इसमें ये फ्री है, इसको लिख देंगे रिड्यूसिंग। मतलब ये टॉलरेंस एजेंट को, फैली सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा, ये OH, क्योंकि ये अभी हेमी एसिटल फॉर्म में है, इस फॉर्म में फ्री है, और ये हेमी एसिटल फॉर्म में है। चलो जी, हेमी एसिटल फॉर्म में है, और ये वाला जो C1 है ये एसिटल फॉर्म में है, यहां पर 1 फिर से लिख दो, ठीक है। ये पूरा माल्टोज है, मतलब पूरा माल्टोज है, जिसकी ये वाली स्ट्रक्चर है C12H22O11। तो बिकॉज ऑफ कंप्लीट दिस, इसमें ये रिड्यूसिंग है, ये वाला रिड्यूसिंग है, तो हमने यहां पर देखो रिड्यूसिंग लिख दिया, ठीक है। तो दोनों यूनिट रिड्यूसिंग नहीं है, एक रिड्यूसिंग है और एक नॉन रिड्यूसिंग है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट नोट कीजिए, जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है वो C1 ऑफ द नॉन रिड्यूसिंग एंड C4 ऑफ द रिड्यूसिंग से बनता है, क्योंकि अगर C4 से बनेगा तभी तो C1 फ्री होगा। ये काम की बातें ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती हैं, वहां पर कई बार ऐसा रिंग को A रिंग और B रिंग ऐसे मार्क कर देते हैं, और उसमें वो पूछ लेते हैं कि कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा नॉन रिड्यूसिंग है। जब P और Q मार्क कर देते हैं, X और Y मार्क करते हैं, 1 और 2 मार्क कर देते हैं, ये ध्यान रखना, जिसका C1 फ्री है वो रिड्यूसिंग होगा, और जिसका C1 ऑक्यूपाइड है ग्लाइकोसाइडिक में वो नहीं होगा रिड्यूसिंग, वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। लो जी, ये नेम है अल्फा डी ग्लूकोपायनोजा, इसी को यहां लिख लेना। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज बिटवीन द C1 ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड C4 ऑफ रिड्यूसिंग अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। तो ये था सारा कंप्लीट माल्टोज के बारे में। और स्ट्रक्चर बनाओ एक बार, वीडियो रोक के, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। 2-4 पॉइंट इसके मेन हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि माल्टोज के जो 2 मोनोस्क्वायर यूनिट है वो कौन से हैं। लो जी, अल्फा डी ग्लूकोज एंड अल्फा दोनों सेम। दूसरा पूछा जाता है माल्टोज रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, हाँ जी रिड्यूसिंग है। तीसरा पूछा जाता है वो रिड्यूसिंग क्यों है, जिस कार्बन का C4 ग्लाइकोसाइडिक में लिंक हो गया उसका C1 फ्री है, उसकी कारण रिड्यूसिंग है। बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट पूछा जाता है जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो कौन कौन से 2 कार्बन के बीच में है। यहाँ पर C1 ऑफ द रिड्यूसिंग एंड C4 ऑफ द C1 ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड C4 ऑफ द रिड्यूसिंग के बीच में। अगर आप इससे पहले वाला जो हमने सुक्रोज किया है उसमें देखो तो उसमें C1 ऑफ द ग्लूकोज है, C2 ऑफ द फ्रक्टोज है, और दोनों के दोनों ही नॉन रिड्यूसिंग है, इसलिए ओवरऑल सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग था। बट इसमें ये जो माल्टोज है ये रहा रिड्यूसिंग। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल भी है, और दोनों ही ग्लूकोज हैं, इतना कोई टेक्निकल बात भी नहीं है, बस इसका 1 और इसका 4 जोड़ना है और ये बन गया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो वीडियो एक बार रोको। अब हम इसके नेक्स्ट एक और डाइस्क्राइब करते हैं जिसका नेम है लैक्टोज। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम एक और डाइस्क्राइब करेंगे जिसका नेम है लैक्टोज। लैक्टोज इज वेरी फेमस इन द नेम ऑफ मिल्क शुगर। ये मिल्क में होता है, तो जैसे सोर्स ऑफ लैक्टोज इज मिल्क, इसीलिए इसको मिल्क शुगर ही बोलते हैं। बिल्कुल सही।
जब अपने इसका जैसे लैक्टोज का अगर फॉर्मूला देखो तो सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज का सेम फॉर्मूला है। अब अपने हाइड्रोलाइसिस किया, जब कोई एंजाइम ऐसा ऐड किया जैसे लैक्टेज एंजाइम ऐड कर दिया, ठीक है, तो इट ऑन हाइड्रोलाइसिस और बाय लैक्टेज एंजाइम गिव्स, ये ध्यान से समझने वाली बात है। एक इसमें मिलेगा आपको बीटा डी गैलेक्टोज, गैलेक्टोज मिलेगा बीटा वाला, और दूसरा मिलेगा बीटा डी ग्लूकोज। मतलब इसमें से पहले तो दोनों ही बीटा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे एक ग्लूकोज है एक गैलेक्टोज है, ठीक है, तो सेम नहीं है, ये डिफरेंट वाला केस आ गया, एक ग्लूकोज दूसरा गैलेक्टोज, दोनों के दोनों बीटा फॉर्म में। आप सोचो कि बीटा कैसे पहचानेंगे, ये तो मैंने अभी इधर लिखवा दिया, लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज दो यूनिट बनेंगे, जब इनको जोड़ने से ये बनेगा, ठीक है। अब आ गया इनकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने ये यूनिट लिया, ये वाला C1 है, OH ऊपर है, ये रहा बीटा, बीटा तभी आया ना, C1 कार्बन के OH अबाव आता है उसके बाद ये C2 C3 वो तो वही चलता है। यहां आगे फर्क पड़ा क्योंकि C4 के OH ऊपर चला गया, जो गैलेक्टोज है वो C4 एपीमर है, हाँ जी क्या है, C4 एपीमर ऑफ किसका, ग्लूकोज का, मतलब कार्बन 4 पे OH का कॉन्फ़िगरेशन ग्लूकोज के उलट है, यहाँ OH नीचे इसका OH ऊपर है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अभी हमने ये देखा कि इसका OH नीचे है और इसका OH ऊपर है, इसीलिए C4 एपीमर किसका हो गया, ग्लूकोज का, बिल्कुल सही। अच्छा ग्लूकोज भी इसमें बीटा ही है, ये लो ये भी इसमें बीटा ही है बाकी तो सारे का सारा वही है। यहां लिखा मैंने बीटा डी ग्लूकोपायरनोज इसमें लिखा मैंने बीटा डी गैलेक्टोपायरनोज, ये लिख दिया आपने, ओके। अभी दोनों यूनिट जुड़े नहीं है, ठीक है, ये बीटा डी गैलेक्टोपायरनोज है ये वाला बीटा डी ग्लूकोपायरनोज है, सही हो गया बिल्कुल, ओके। अब अपने क्या करते हैं, इनको दोनों यूनिट को जोड़ते हैं। ऐसे कैसे जोड़ोगे, देखो ये वाला OH और ये वाला OH यहां से जुड़ेगा, देखो यहां से। तो अगर हमने इन दोनों यूनिट को जोड़ना है जिसको बोलेंगे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ऐसे जुड़ेंगे। कैसे जुड़ेंगे, ये वाला OH लो जी यहां से, ये वाला OH यहां से, ऐसे जुड़ेगा, ये देखो ऐसे जुड़ेगा समझ आ गया, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, देखो C1 इसका C4 इसका, हाँ जी C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक, हाँ जी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, चलो समझ आ गया, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिल्कुल क्लियर। अच्छा इसको बीटा लिंकेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीटा लिंकेज। और कभी भी बीटा लिंकेज पूछा जाए ऐसा होता है N जैसा, और अगर पूछा जाए अल्फा लिंकेज वो U जैसा होता है, ठीक है, U जैसा। अच्छा इसमें एक चीज और देखो, ये वाला C1 तो इसमें यूज हो गया, तो इस यूनिट को बोलेंगे ये नॉन रिड्यूसिंग है, क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, चलो जी लिखो नॉन रिड्यूसिंग है। और ये वाला हो गया रिड्यूसिंग, हाँ जी क्या हो गया, रिड्यूसिंग। अब ध्यान से समझो, रिड्यूसिंग कौन सा है, ग्लूकोज, नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है, गैलेक्टोज। वो क्यों, क्योंकि इसका जो OH है अब ये फ्री है, ये रहा फ्री, इसमें फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी जाती है कि लैक्टोज रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, ये लो रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू बीटा ग्लूकोज, ये ग्लूकोज के कारण रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसमें गैलेक्टोज नॉन रिड्यूसिंग है और जो ये वाला है ये रिड्यूसिंग है। तो ओवरऑल पूरा जो ये वाला जो माल्टोज बना, इसमें आपको सिर्फ ये वाला रिड्यूसिंग शो किया, क्योंकि वो बीटा पोजीशन पे जो OH है वो फ्री है, वो हेमिएस्टर फॉर्मेशन में है। लो जी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसमें बना, इट इज द C1 ऑफ नॉन रिड्यूसिंग, ये देखो C1 ऑफ नॉन रिड्यूसिंग एंड बीटा गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ द, ये देखो C4 ऑफ, ये कौन सा है, रिड्यूसिंग बीटा ग्लूकोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो अपने अभी समझी हैं। लो जी वीडियो एक बार रोको, बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा कंपैरिजन करके चला करो लैक्टोज में
और माल्टोज में, सुक्रोज में, इनमें कंपैरिजन किया करो। फिर से बता दूं, लैक्टोज में 2 यूनिट डिफरेंट है, एक ग्लूकोज दूसरा गैलेक्टोज, दोनों के दोनों बीटा है। क्लियर हो गया। मिल्क शुगर है, लो ये बात तो ऊपर भी लिखी हुई है। तीसरी बात क्या है, इसमें नॉन रिड्यूसिंग गैलेक्टोज है, रिड्यूसिंग इसमें ग्लूकोज है। ग्लूकोज वैसे रिड्यूसिंग होता है, ये ध्यान रखना आपने। गैलेक्टोज अकेला तो रिड्यूसिंग है, लेकिन अब जुड़ गया तो अब नॉन रिड्यूसिंग बन गया, क्योंकि इसका C1 फ्री नहीं है। यहां लिख सकते हो नॉट फ्री। तो ये एन शेप जब बनता है तो बीटा लिंकेज होता है। बस बहुत सिंपल सा, बाकी तो हमने पहले भी ऐसे और डिस्कशन कर ली है। तो आप वीडियो रोक के एक बार ये सारा पार्ट उतारो आराम से, जो जो मेन पॉइंट है वो उसके नोट करो, और इधर से भी। तो अब हम करते हैं, जैसे डाइस्केट तो खत्म हो गया, तो अब हम करते हैं कुछ और कार्बोहाइड्रेट, जिसमें करेंगे पॉलीसेकेराइड जैसे स्टार्च और सेलुलोज, उनके कंपैरिजन। तो वो करते हैं अपने। तो अब हम करेंगे पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसमें मोर देन 10 मोनोसेकेराइड यूनिट मिलते हैं। तो उनमें हमारे सिलेबस में 2 एग्जाम्पल मेन हैं, जैसे स्टार्च एंड सेलुलोज। तो शुरू करते हैं स्टार्च। तो यहाँ पर मैंने पॉलीसेकेराइड के बारे में लिखा है, दीज आर द कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स मोर देन 10, क्योंकि 10 तक क्या होते हैं ओलिगोसेकेराइड, और ये मोनोसेकेराइड यूनिट्स इसमें मिलते हैं। ठीक हो गया बिल्कुल। पहला एग्जांपल है स्टार्च। देखो, जब अपने स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है, यहाँ पॉलीसेकेराइड पूरा कर लेना, इसका हाइड्रोलाइज किया तो उससे पहले हमें मिलता है माल्टोज। माल्टोज डाइसेकेराइड है, वो हमने पहले भी किया हुआ है। माल्टोज में यूनिट होते हैं ग्लूकोज। अब माल्टोज का हाइड्रोलाइज करोगे तो ये बन गया अल्फा ग्लूकोज। यहाँ पर हमें 2 मिलते हैं, मतलब 2 जुड़ के माल्टोज, और काफी सारे माल्टोज N जुड़ के बनता है स्टार्च। समझ आ गया सबको। अब माल्टोज को जब अपने ग्लूकोज में कन्वर्ट करना तो माल्टेज एंजाइम चाहिए होता है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है। स्टार्च जो है वो मेन स्टोरेज मटेरियल है प्लांट्स में। प्लांट्स में जब भी फूड का स्टोरेज करना है प्लांट ने, अनटूवर्ड कंडीशंस के लिए, जहाँ एक्सेस फूड स्टोर करना है, तो वो स्टार्च की फॉर्म में होता है। ये होता है ट्यूबर में, रूट्स में, सीरियल्स में, देन वेजिटेबल्स में। ओके। स्टार्च के 2 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? एक अमाइलोज, एक अमाइलोपेक्टिन। मतलब स्टार्च को आगे हम क्लासिफाई करते हैं, उसके 2 हिस्से होते हैं, 2 कंपोनेंट है, एक अमाइलोज दूसरा अमाइलोपेक्टिन। ठीक है। स्टार्च में अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होते हैं, जैसे आप पहचान लोगे यू शेप, ऐसे C1 C4 के बीच में होते हैं, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि वो माल्टोज में जो लिंकेज होते हैं वही स्टार्च में होंगे। ठीक हो गया। और अगर पूछा जाए कि स्टार्च एक नेचुरल पॉलीमर है और ये होमोपॉलीमर है, उसका मतलब इसके मोनोमर यूनिट सारे के सारे एक ही जैसे हैं और सब अल्फा डी ग्लूकोज है। अब जो मैंने इधर लिखा अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, मैंने इसका एक तो यहाँ डिफरेंस और कंपैरिजन किया है, दूसरी मैंने ये बनाई है स्ट्रक्चर। ये जो जितने भी मैंने बनाए ये सारे के सारे अल्फा ग्लूकोज है, मतलब ये वाला अल्फा, क्योंकि यहाँ नीचे OH है, ये सब अल्फा। यहाँ पर OH, इधर H, एक पूरा भी कर देता हूँ, यहाँ पर OH है, इधर H है, और इधर आ गया H, इधर आ गया OH, बाकी सारा पूरा है। यहाँ पर OH था, इसके साथ जुड़ गया। कहने का मतलब इसका C1 और इसका C4 आपस में जुड़ा हुआ है। एक चीज और बता दूं, स्टार्च नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्या? नॉन रिड्यूसिंग है, क्योंकि इसमें मतलब मैक्सिमम यूनिट जुड़े होते हैं और कोई भी फ्री नहीं होता। अगर आप सोचो कि फ्री एंड में एक आधा होगा, तो उसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालो सारे नंबर ऑफ यूनिट्स के कंपैरिजन में, तो उसमें एक आधे का हम लोग नेग्लिजिबल इफेक्ट मानते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग ये मान के चलते हैं इसमें फ्री नहीं होते, सबके सब ऑक्युपाइड होते हैं। C1 इसका, C1 इसका, C1 इसका, C1 इसका, आगे चेन बन के ऑक्युपाइड होता है। ठीक है। तो C1 C4 के बीच में यहाँ अल्फा लिंकेज है, C1 C4 पढ़ लो। ये वाला भी, ये भी, ये भी, और वो सेम माल्टोज ही है। तो जो ये आपको लीनियर पार्ट दिखता है, ऐसा लीनियर पार्ट बिल्कुल चेन में, जिसमें अल्फा ग्लूकोज दिखते हैं, जिसमें C1 C4 है, वो अमाइलोज है। चलो जी, अमाइलोज क्या है? अनब्रांच्ड है, लीनियर है, अल्फा ग्लूकोज की चेन है इसमें,
और ये 200 से लेके 1000 यूनिट होते हैं इसमें एक लीनियर चेन में। C1C4 लिंकेज है इसमें, वाटर में सॉल्यूबल है ये, और स्टार्च का 15 to 20% स्टार्च लीनियर होता है। इसका मतलब मैक्सिमम स्टार्च ब्रांच्ड होता है। अब बंदा सोचता है कि जो ब्रांच है वो कहाँ से निकलेगी। आप चेक करो, बीच बीच में क्या होता है, किसी ना किसी यूनिट के जो 6 नंबर कार्बन है वो किसी और के C1C6 से जुड़ता है। ये आप चेक करो, इसका C1 है, ये थ्रू ऑक्सीजन जुड़ा, इसके C6, क्योंकि ये वाला C6 है ना, सबको पता है ये वाला 6 है, ये भी 6 है, तो लीनियर चेन का 6 कार्बन, क्योंकि वही फ्री है, 1 तो ऑक्यूपाइड है, और जो ब्रांच वाले का C1 ऐसे जुड़ के यहाँ ब्रांचेज निकलती हैं। तो अगर अपने स्टार्च को रफली देखें तो इस तरीके से, पहले उसमें रफली देखें, मैं एक बार बता दूं आपको, तो ऐसे होता है, पहले ये इस तरीके से ये ब्रांच, ये लीनियर चलता है, उसमें से कोई एक ऐसे ब्रांच निकली, फिर आगे जाके और ब्रांच निकली, फिर आगे जाके और ब्रांच निकली, ये ऐसे लीनियर चल पड़ा, उसमें से फिर ये ब्रांच निकली, आगे निकली, इस तरीके से ये और ऐसे। ये स्टार्च का एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, स्टार्च ब्रांच्ड होता है मैक्सिमम। उसके बाद क्या है, आप चेक करो कि जो हमने C6 कार्बन से ये ब्रांच निकाली, ये जो ब्रांच निकाली ये भी ग्लूकोज की ही है, तो ये ब्रांच, और इसमें C1C6 लिंकेज है, ब्रांच वाले माइलोपेक्टिन पार्ट, ये देखो लिखा मैंने माइलोपेक्टिन ब्रांच पार्ट है, अल्फा लिंकेज है, बट यहाँ पर C1C6 है, बस इतना सा फर्क है, और ये वाटर इंसॉल्युबल है, और 80 to 85% स्टार्च इस फॉर्म में होता है, ब्रांच्ड फॉर्म में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को। तो अभी आप वीडियो रोको आराम से। अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के कंपैरिजन मैंने दे दिए, डायग्रामेटिकली शो कर दिया। लीनियर पार्ट अमाइलोज है, ब्रांच पार्ट अमाइलोपेक्टिन है। ब्रांच जोड़नी है तो 1,6 से जोड़ोगे, लीनियर जोड़ोगे तो 1,4 से। सारे के सारे अल्फा लिंकेज हैं, क्योंकि इसका जो मोनोमर यूनिट है वो अल्फा डी ग्लूकोज है। तो वीडियो रोको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्टार्च के बारे में इतनी नॉलेज बहुत है हमें, और बेसिक यूनिट इसका अल्फा डी ग्लूकोज है और अल्फा लिंकेज है, बस इतना सा फर्क है, इसमें C1C4 लिंकेज, इसमें C1C6 लिंकेज। तो एक बार वीडियो रोक के पूरा ये स्टार्च कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं स्टार्च के बाद एक और पॉलीसेकेराइड, और उसका नेम है सेलुलोज, और बाद में हम कंपैरिजन भी करेंगे। तो शुरू करते हैं सेलुलोज। तो अब हम करेंगे एक और पॉलीसेकेराइड जिसका नेम है सेलुलोज। सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट किंगडम में। उसका रीजन है कि प्लांट्स में ये सेल वॉल में होता है, मेनली सेल वॉल में होता है। वैसे जो कॉटन है, कॉटन में 80 to 90% सेलुलोज होता है, मतलब उसका जो फाइबर है वो सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज होमोपॉलीमर है, इसका मतलब इसमें सेम टाइप के यूनिट होंगे, और वो है बीटा, ऐसे लिख दूं, बीटा ग्लूकोज। जैसे स्टार्च में सारे अल्फा ग्लूकोज थे, इसमें बीटा ग्लूकोज है, मतलब बीटा एनोमर है इसका। सेलुलोज ऑलवेज स्ट्रेट चेन होता है, जिसके कारण इसकी हाई डेंसिटी होती है, पैकिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, और जिसके कारण इसकी हाई डेंसिटी होती है। अगर स्टार्च के बाद कंपैरिजन करें तो स्टार्च जो है वो ब्रांच्ड होता है और उसकी डेंसिटी लो होती है, वो फ्लफी होता है, और जो सेलुलोज है, जितनी भी आप वुड देखते हो प्लांट की, वो सारी सेलुलोज की बनी होती है। इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होंगे C1C4 में, और ध्यान रखना आपको ये ऐसे N टाइप दिखेंगे, जब मैं स्ट्रक्चर कराऊंगा तो आपको ऐसे दिखेंगे ये वाले। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया सेलुलोज के बारे में यहां तक। अब आ जाओ स्ट्रक्चर पे। मैंने पहले बोल दिया कि इसमें जो मेन यूनिट है वो बीटा ग्लूकोज है। तो बीटा की पहचान क्या होती है, C1 कार्बन के OH ऊपर होगा, और यहाँ पर जो OH है ऐसे N बनाएगा, इसका OH नीचे होगा, यहाँ पर इसको लिंक जोड़ा हमने, तो ये वाला बीटा लिंकेज हो गया। ये देखो N, ये बीटा लिंकेज हो गया, ये बीटा लिंकेज हो गया, इसमें ब्रांच कोई नहीं निकली। तो सेलुलोज लीनियर है, कोई ब्रांच नहीं है इसमें, इसीलिए स्ट्रेंथ वाइज ये बहुत स्ट्रांग है, और हार्ड मटेरियल में यूज होता है, स्ट्रक्चरल मटेरियल में इसीलिए यूज होता है। ठीक है, बस एक चीज ध्यान दो, इसमें बीटा लिंकेज है, C1C4 लिंकेज है। स्टार्च में तो C1C6 लिंकेज भी थी,
क्योंकि वहाँ ब्रांचेज निकलती है अमाइलोपेक्टिन में, अमाइलोज और माइलोपेक्टिन में ब्रांचेज निकलती है। तो अब हम लोग इसमें मेन चीज देख ली कि इसमें बीटा लिंकेज है, क्योंकि बीटा ग्लूकोज है इसमें, ठीक है। लीनियर है, स्ट्रेंथ वाइज बहुत हाई है, प्लांट किंगडम का मैक्सिमम मेन कंपोनेंट है। अब अपने करते हैं स्टार्च और सेलुलोज का कंपैरिजन। हमने स्टार्च पहले किया हुआ है, अब सेलुलोज अभी कर लिया, इसका कंपैरिजन करते हैं। देखो स्टार्च में होता है अल्फा ग्लूकोज, इसमें होता है बीटा ग्लूकोज, ये होता है ब्रांच, ये रहता है लीनियर, ये वाटर में सॉल्युबल है, ये वाटर में इनसॉल्युबल है। लकड़ी को पानी में डिप कर दो, डिजोल्व नहीं होती। अच्छा, ये फूड को स्टोरेज में यूज होता है ये स्ट्रक्चर्स में बनाने में काम होता है, बिल्डिंग वगैरह स्ट्रक्चर मटेरियल सेल वॉल। ये डाइजेस्ट होता है, इसको हम फूड में लें तो हमारे अंदर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसको डाइजेस्ट नहीं करते, इनडाइजेस्टिबल है, ठीक है, ओके। ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, लेकिन इसमें आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं आएगा। ये टेस्ट है स्टार्च और सेलुलोज का, ओके। तो कंपैरिजन करो आराम से, बहुत सिंपल सा कंपैरिजन है, कोई खास इसमें डिफरेंसेस टेक्निकल नहीं है। स्ट्रक्चर आपको आ जाए तो स्ट्रक्चर से ये सारा बिल्कुल क्लियर है, ये बात पढ़ लो। अब एंड में मैंने एक छोटा सा यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि ग्लाइकोजन क्या होते हैं। ग्लाइकोजन बेसिकल सब कुछ स्टार्च जैसा है, मतलब जैसे स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज है, इसमें भी वही है, बस ये स्टोर एनिमल्स में होता है, लीवर में होता है या मसल और ब्रेन में होता है। तो इसीलिए इसको, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर एनिमल स्टार्च के साथ मैच करती है, जैसे उसमें अल्फा लिंकेज है, तो इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च बोलते हैं, मतलब ग्लाइकोजन इज एनिमल स्टार्च, ठीक है। इसमें अल्फा ग्लूकोज यूनिट होते हैं, ये भी उस तरीके से ब्रांच्ड होता है, और ये ईस्ट और फंगस में भी ये पाया जाता है, ठीक है, ओके। ये था ग्लाइकोजन, थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया, और इतना से इंफॉर्मेशन ग्लाइकोजन के बारे में सफिशिएंट है। मेनली इस सेक्शन में मैंने आपको सेलुलोज करवाया, और सेलुलोज की स्ट्रक्चर और उसका स्टार्च के साथ कंपैरिजन। तो आप एक बार वीडियो रोकिए, सारी आराम से स्ट्रक्चर बनाओ। मेनली ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने की हैं, तो ये और वो आगे, तो ये सारा वीडियो रोक के कंप्लीट करो। और इससे हमारा जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। कार्बोहाइड्रेट पार्ट हमने 2 सेक्शन में किया, वीडियो 1 और वीडियो 2 में। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल, फोटोन क्लासेस, और हमारी हर वीडियो को लाइक शेयर किया करो, और अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।